नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केवी। तो आज की इस वीडियो में हम 22 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी के पहले शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और जिन भी लोगों ने पहले शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है वह लोग बाकी बचे हुए प्रश्नों को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर प्रिंट फॉर्मेट में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो एक प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारे फ्लावर होते हैं, फ्लावर में प्रजनन अंग कौन सा है, यानी कि रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में पूछा गया था। और आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर में हमारे दो रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं, एक का नाम होता है स्त्री केसर और एक का नाम होता है पुंकेसर। आपको ये ध्यान रखना है कि पौधे में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम लोग स्टामेन या फिर पुंकेसर कहते हैं, और जो आपका महिला रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल वाला पार्ट है उसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, या फिर इसे पिस्टिल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मानव के पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। दरअसल ये जो प्रश्न आपका आया था वो स्टेटमेंट के फॉर्म में आया था, तो बस मैंने उसका छोटा सा एग्जिस्ट निकाल लिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा स्टोमक है उसके अंदर जो अम्ल स्रावित होता है उसका नाम है HCl, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब ये आपके पेट में काम क्या करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो आपके भोजन को यहाँ पर तोड़ देता है छोटे छोटे प्रोटीन में। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे पेट में एसिडिक गैस्ट्रिक जूस होता है वो आपके भोजन में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मारने का काम करता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ईस्ट का जो उपयोग है वो किसके निर्माण में किया जाता है। आप सभी को पता है कि ईस्ट का उपयोग ब्रेड हो गया या फिर जो आपके बेकरी के प्रोडक्ट हैं उनके उत्पादन में किया ही जाता है। इसके अलावा जो आपकी शराब होती है उसके फर्मेंटेशन में भी आपके ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में शराब दिया गया था, शराब के किण्वन में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ईस्ट होता है ये आपके शुगर या फिर स्टार्च का किण्वन करता है और इसी किण्वन के परिणाम स्वरूप एल्कोहल यहाँ पर बनती है। फिजिक्स से एक प्रश्न आया था V=IR पर, यानी कि ओम के लॉ के ऊपर ये आपका प्रश्न पूछा गया था। यह एक न्यूमेरिकल था जिसमें आपको V की वैल्यू दी गई थी, यानी कि वोल्टेज दिया गया था, बहने वाली धारा यानी कि करंट का मान दिया गया था, और आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्ञात करना था। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। डेटा मुझे नहीं मिल पाया है इसीलिए मैंने आपके लिए इस प्रश्न को डिस्कस नहीं किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर नहीं करता है। तो 2018 में भी यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया था। देखिए, जब हम लोग किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वह मुख्य रूप से 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो उसकी लंबाई कितनी है, यानी कि L की बात हो रही है, इसकी मोटाई कितनी है, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, टेम्परेचर कितना है, और रजिस्टिविटी कितनी है। तो ये सारे आपके ऑप्शन दिए गए थे, तापमान, लंबाई, क्षेत्रफल, विद्युत धारा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस है वो विद्युत धारा के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। ये फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूँ कि R होता है ρL/A, जहाँ पर अगर हम लोग रो की बात करते हैं तो ये आपके रजिस्टिविटी को बताता है, एल की बात करें तो ये चालक के लंबाई की बात करता है, वहीं पर अगर हम लोग ए की बात करते हैं तो ये आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अवतल दर्पण के लिए फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उस स्थिति में जो इमेज है वो कैसी बनेगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो इमेज है वो आपकी वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी और आपके वस्तु से बन जाएगी यहाँ पर बड़ी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने फोकस और सी के बीच में रखा हुआ है, और इसका जो इमेज है
वो आपको C से परे देखने को मिलेगा। तो इमेज की प्रॉपर्टी आप लोग बता सकते हैं कि ये जो इमेज है ये हमारी वास्तविक है, ये इमेज आपकी उल्टी है और ये आपके वस्तु से बड़ा है। चलिए नीचे कमेंट में आप लोग मुझे ये बताइए कि इस पार्टिकुलर इमेज के लिए जो हमारा यम होगा यानी कि जो मैग्नीफिकेशन है वो आपके 1 से बड़ा होगा या फिर 1 से छोटा होगा, वो आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगर किसी माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह 1.5 है तो उसके लिए प्रकाश की चाल कितनी होगी। आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि प्रकाश की जो चाल है वो आपके निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। अगर ये किसी भी डेंस मीडियम में इंटर करेगी तो इसकी जो स्पीड है वो कम होगी। तो आइए इसको फॉर्मूले से करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने दिया गया है फार्मूला, जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि जिस मीडियम में हमें ज्ञात करना है। तो V हमें ज्ञात करना है, C आपको दिया गया है यानी कि आपको C पता है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ होता है और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1.5 से। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके प्रकाश की चाल हो जाएगी अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। अगला प्रश्न पूछा गया, ये देखिए रिपीट हो रहा है कि न्यूलैंड महोदय के द्वारा जो अष्टक का नियम दिया गया है उसका पहला और आखिरी तत्व कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए पहला एलिमेंट इसका हाइड्रोजन है और आखिरी एलिमेंट इसका है थोरियम। 1866 में न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है ये आपका प्रकाशित हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनका ये जो नियम है वो भी आपके परमाणु भार के ऊपर बेस्ड था और इन्होंने अपने इस नियम में बताया था कि अगर कोई हमारा एटम है तो उसके 8वें नंबर पर जो एटम होगा उसके साथ ये गुणों में अपनी सिमिलरिटी को प्रदर्शित करेगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब इसके मुझे एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिले हैं। एक तो आपका कैल्शियम का सॉल्यूशन था, तो जाहिर सी बात है कैल्शियम आपका आयन देगा तो इससे प्रवाहित होगी। एक आपका NaCl दिया गया था, तो नमक भी अपने आयनों में टूट जाता है तो यहाँ भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। बाकी ऑप्शन मुझे नहीं मिला है। फिलहाल के लिए आपको मैं ये बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों करेगी और कैसे करेगी। देखिए मान लेते हैं कि आपके पास में कोई कंपाउंड है और उस पार्टिकुलर कंपाउंड को आपने जल में घोल दिया। अगर वह कंपाउंड जल के अंदर अपने आयनों के अंदर विभाजित हो जाएगा यानी कि वह पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों में टूट जाएगा, तो उस स्थिति में वहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। लेकिन अगर ये आयनों में नहीं टूटता है तो फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फ्लो नहीं करेगी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2Al यानी कि एल्यूमिनियम है जो कि आपके फेरिक ऑक्साइड के साथ में अपक्रिया करता है, तो इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर बनता है Al2O3 प्लस Fe यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और आपका जो आयरन है वो निकल जाता है बाहर। तो ये कैसी अपक्रिया है? एक तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और अपचयन दोनों हो रहा है, और एक ये हमारी विस्थापन अपक्रिया है क्योंकि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है वो आपके आयरन को कर रहा है रिप्लेस। लेकिन प्रश्न में आपसे ये पूछा गया था कि इसमें किसका ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। देखिए अब इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर अगर हम लोग इस अपक्रिया की बात करते हैं तो जो Fe2O3 है इसका अपचयन हो रहा है Fe में। अपचयन होने का सिंपल सा मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ये +3 है आयरन का, इस स्थिति में +3 है। लेकिन जब आप लोग इस साइड में आएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है 0, यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें कमी हो रही है, और कमी का मतलब है कि इसमें हो रहा है अपचयन। वहीं पर अगर हम लोग Al की बात करें तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर 0 है और इस साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो रहा है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जिसका यहाँ पर अपचयन होगा वह एक ऑक्सीकारक एजेंट होगा और जिसका यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा वह आपका अपचायक एजेंट होता है। तो कल मैंने आपको न्यूमेरिकल रासायनिक समीकरण वाले वीडियो में भी इसके बारे में बताया था,
ध्यान रखिएगा। अब चयन हो रहा है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे Fe2O3 का हो रहा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अपचायक एजेंट कौन है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर एल्यूमिनियम। अब हम लोग करंट अफेयर और जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो एक प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में भारत का जो पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र है ये कौन से राज्य में खोला गया। तो ये जो ग्राफीन नवाचार केंद्र है ये आपके केरल राज्य में खोला गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि केरल के त्रिशूर में जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर खोला गया है। अगला प्रश्न पूछा गया सिंपल सा कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 101वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे देश भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। और ये कब लागू हुआ था तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में मुंबई और पुणे ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट की मेज़बानी किया है। तो ये जो खेल टूर्नामेंट है वो जनवरी और फरवरी 2022 में आयोजित किया गया। इसका नाम है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन महिला एशिया कप और ये आपके फुटबॉल का एक टूर्नामेंट था। इस टूर्नामेंट में विजेता रहा है चाइना, जिसने 9वीं बार दक्षिण कोरिया को हरा करके इस खिताब के ऊपर कब्जा किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसमें आपका अस्त्र मार्क 1 भी है, इसके लिए समझौता किया है। तो ये जो आपके मिसाइल हैं लगभग 3000 करोड़ रुपए में ये समझौता हुआ है, 29 समथिंग है। तो ये समझौता हुआ है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में, ये भी आपको ध्यान रखना है और ये हमारे मई का करंट अफेयर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1931 में पीसी महालनोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, जिसे हम लोग भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहते हैं, इसकी स्थापना पीसी महालनोबिस जी के द्वारा कोलकाता में किया गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीसी महालनोबिस साहब का जन्मदिन 29 जून को होता है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा हमारे भारत के 2 अन्य संस्थान हैं जिनकी स्थापना पीसी महालनोबिस जी ने की थी। एक तो आपका नेशनल सैंपल सर्वे है जिसकी स्थापना 1950 में, और जो हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 1951 में पीसी महालनोबिस जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन में क्या दिया गया था ये आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मेघालय की जो गारो जनजाति है इसके द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये जो हमारा त्यौहार है वो आपके फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी कि यह एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और इसका नाम है वांगला उत्सव। क्या नाम है? वांगला उत्सव इसका नाम है और इसमें हमारे सूर्य देवता की पूजा की जाती है। इससे पहले आपसे पूछा गया था कि पोंगल में किसकी पूजा होती है, तो उसमें भी हमारे सूर्य देवता की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय शामिल हैं। लगातार पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न पूछा जा रहा है, लगभग हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में हमारी संसद ने पारित किया था और ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। हमारे संविधान में टोटल 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और आपको इसमें टोटल 29 विषय देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो आपका पंचायती राज सिस्टम है इसमें टोटल 29 विषय को शामिल किया गया है। एक प्रश्न राज्य के एडवोकेट जनरल से था, वैसे मैंने इसको अपने तरीके से लिखा हुआ है, प्रश्न इसी से था, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्यों में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 165। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार का जो विधि अधिकारी है वो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है, जिसका प्रावधान आपको अनुच्छेद 76 में देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से जो हमारी राज्य सरकारें होती हैं उनका जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है उसी को हम लोग एडवोकेट जनरल कहते हैं। जो आपके राज्यों के एडवोकेट जनरल होते हैं इनकी नियुक्ति उस पार्टिकुलर राज्य के राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 165 के अंतर्गत किया जाता है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि छोटा नागपुर का जो पठार है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये जो पठार है वो मुख्य रूप से आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस पठार का जो कुछ हिस्सा है वो आपको बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब राजा राम मोहन राय जी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में ब्रह्म समाज को लीड किसने किया था। तो ये जो हमारा ब्रह्म समाज है ये दो भागों में बंट जाता है 1866 में। जो इसका पहला भाग था उसका नाम था आदि ब्रह्म समाज, जिसको लीड किया था देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने, और इसका जो दूसरा हिस्सा था उसका नाम हो गया था भारतीय ब्रह्म समाज, और इसको लीड किया था केशव चंद्र सेन ने। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2022 में किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये प्रश्न वैसे मैंने आपको करवाया भी था। नाम इनका संजय राजा राम है और ये आपके भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक थे जिनको 2014 में विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि गेहूं के बीज के लिए इन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया था। तो टोटल 17 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है 2022 में पद्म भूषण की अगर हम लोग बात करें। आइए इनके नाम एक बार जान लेते हैं। गुलाम नबी आज़ाद पब्लिक अफेयर में, विक्टर बनर्जी को कला के क्षेत्र में मिला, गुरमीत बाबा मरणोपरांत मिला है, पंजाबी लोक गायिका थी ये। इसके अलावा बुद्धा देव बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के अध्यक्ष हैं, व्यापार और उद्योग में मिला है। भारत बायोटेक की जो हमारे मालिक हैं कृष्णा इल्ला और सुचित्रा इल्ला, इनको भी व्यापार और उद्योग में दिया गया। इसी प्रकार से मधुर जेफरी को पाक कला में दिया गया। देवेंद्र झाझरिया हमारे पहले पैरा एथलीट बने हैं जिनको पद्म भूषण मिला है, तो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। राशिद खान जो कि गायक हैं, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। राजीव महर्षि जो कि भारत के पूर्व गायक थे, इनको दिया गया। सत्या नडेला और सुंदर पिचाई, इनको व्यापार और उद्योग के फील्ड में दिया गया। इसके अलावा साइरस पूनावाला को व्यापार और उद्योग में मिला है, सीरम इंस्टीट्यूट वाले हैं ये। संजय राजा राम जी को मरणोपरांत मिला विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। प्रतिभा राय को मिला है साहित्य और शिक्षा में। इसके अलावा स्वामी सच्चिदानंद को साहित्य और शिक्षा में, और वशिष्ठ त्रिपाठी जी को साहित्य और शिक्षा में 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फिलहाल के लिए जो भी प्रश्न मिले थे उनको मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।